उत्तर प्रदेश, जिसका इतिहास काफी प्राचीन और दिलचस्प है। उत्तर प्रदेश जिसे वैदिक काल में ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से भी जाना जाता था। उत्तर प्रदेश जो गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती जैसी ऐतिहासिक नदियों का दोआब क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश जहां पौराणिक कहानियों का जिक्र सतयुग से ही शुरू हो जाता है और आगे द्वापर और त्रेता युग में भी जारी रहता है। इन सब के अलावा भी उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के कई किस्से हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति के नाते दिल्ली के पूरब में बसे इस राज्य पर हमेशा से ही आक्रमणकारी लुटेरों और शासकों की नजर रही है। दरअसल उत्तर में मौजूद पहाड़ रहे हों या फिर पश्चिम में दूर तक फैला रेगिस्तान, अवध इलाके की उपजाऊ दोमट मिट्टी रही हो या फिर दक्षिण में मौजूद पठारी मैदान, इन सब के चलते उत्तर प्रदेश कई बड़े साम्राज्यों के बनने और बिगड़ने का भी गवाह बना। इसके अलावा वो उत्तर प्रदेश ही था जिसने सबसे पहले अंग्रेजों को 1857 की क्रांति के रूप में उत्तर दिया। आज के हमारे यूपी स्पेशल कार्यक्रम में हम आपको उत्तर प्रदेश की उन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू कराएंगे जो न सिर्फ आपकी परीक्षा बल्कि ज्ञान के नजरिए से भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे राम की अयोध्या, कृष्ण की मथुरा और शिव की काशी के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश जहां महाभारत और रामायण सरीखे कई महाकाव्य लिखे गए। उत्तर प्रदेश जो वैदिक काल के कई महान ऋषि मुनियों की तपोभूमि रहा, जिनमें भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र और वाल्मीकि जैसे ऋषि मुनि शामिल रहे। आर्यों ने जब उत्तर की इस धरती पर कदम रखा तो यहीं से वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई। सिंध नदी और सतलुज के मैदानी भागों से आर्यों का फैलाव गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्रों में हुआ और इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यवर्त और भारत वर्ष पड़ा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश का जुड़ाव जैन और बौद्ध धर्मों से हुआ। वो उत्तर प्रदेश ही था जो भगवान बुद्ध के अवतार और उनके द्वारा किए गए बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का साक्षी बना। सारनाथ के करीब धूमकेतु स्तूप में जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया तो उस दौर में उत्तर प्रदेश पर मगध शासन हुआ करता था। यहाँ का चौखंडी स्तूप ही वो जगह है जहाँ भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे और शायद इसी कारण उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों और पुरातात्विक स्रोतों की माने तो उत्तर प्रदेश आरंभिक मानव के साक्ष्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसे इलाहाबाद की बिलन घाटी में पुरा पाषाण काल से जुड़े पाषाणिक औजारों, लोहदा नाला की अस्त निर्मित मातृ देवी की मूर्ति और सराय नाहर राय, चौपानी मांडो के गर्तावास जैसे उदाहरणों के जरिए समझा जा सकता है। यहाँ पर आरंभिक कृषि के साक्ष्य भी कोल्डीवा में मिलते हैं। हड़प्पा की खुदाई तो आज भी कई स्थलों से की जा रही है और नए नए साक्ष्य मिल रहे हैं। इसके अलावा उपनिषद में भी काशी की चर्चा की गई है और महाजनपद में भी यहाँ कई महाजनपदों का जिक्र है। इनमें कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, शूरसेन, चेती, वत्स और मल्ल जैसे महाजनपद मौजूद रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश की धरती थी जो चंद्रगुप्त प्रथम, मौर्य सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षवर्धन जैसे महान शासकों की कर्मभूमि बनी। यही वो दौर था जब हिंदू और बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ। अशोक के शासनकाल में जहां बौद्ध कला के स्थापत्य और वास्तुशिल्प के प्रतीकों का बोलबाला रहा, तो वहीं गुप्त काल के दौरान हिंदू कला का भी खूब विकास हुआ। मध्यकाल में जब उत्तर प्रदेश मुस्लिम शासकों के अधीन हुआ तो इस कारण हिंदू और इस्लाम धर्म में नजदीकी बढ़ी और एक नई मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश की ही वो धरती थी जहां मुगल वंश का महानतम काल अकबर से लेकर औरंगजेब, आलमगीर तक बना रहा। इसी दौरान आगरा के पास नई शाही राजधानी फतेहपुर सीकरी का निर्माण हुआ। आगे अकबर के पोते शाहजहां ने अपनी बेगम की याद में आगरा में ताजमहल का भी निर्माण करवाया, जो महानतम वास्तुशिल्प की एक मिसाल है। इसी दौर में तुलसीदास, सूरदास, रामानंद और कबीर जैसे कई अन्य संतों ने हिंदी और अन्य भाषाओं के विकास में योगदान दिया। बात चाहे सल्तनत काल की हो या फिर चाहे मुगल काल की, हर समय में उत्तर प्रदेश प्रासंगिक रहा। अकबर ने तो उत्तर प्रदेश की ही माटी को अपना सब कुछ मान लिया था। अकबर ने बिना किसी भेदभाव के वास्तुशिल्प, साहित्य, चित्रकला और संगीत के जानकारों को
अपने दरबार में जगह दी। अकबर ने इलाहाबाद और फतेहपुर सीकरी में जो किले बनवाए थे, उन्हीं की नींव पर मुगल वंश सैकड़ों सालों तक मजबूत बना रहा। इसके अलावा भी संतुलित काल में संभल हो या कड़ा, जौनपुर हो या आगरा, सभी में उत्तर प्रदेश ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। एकता व्यवस्था का प्रशासन रहा हो या फिर चाहे सल्तनत काल की आर्थिक शक्ति, सभी जगह उत्तर प्रदेश की चर्चा मिल जाती है। इसके अलावा लोधी काल से लेकर आगे मुगल काल में भी आगरा का राजनीतिक वर्चस्व बना रहा। जब उत्तर प्रदेश आधुनिक भारत के पड़ाव पर पहुंचा तो वहां पर अवध और रुहेल ये दो ऐसे क्षेत्र बन गए जिन्होंने शक्ति के संघर्ष को और शक्ति के सत्ता के हस्तांतरण को मुगलों से अलग हटकर देखा। उत्तर प्रदेश ने अपनी बौद्धिक श्रेष्ठता को ब्रिटिश शासनकाल में भी बनाए रखा। 1857 में उत्तर भारत के लोगों, जमींदारों और राजाओं ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक महान विद्रोह किया, जिसे भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी गई। अवध जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र था, उसने 1857 में हजरत बेगम के साहस को देखा, तो वहीं कानपुर में नाना साहब के चिराग को भी। 1857 की क्रांति उत्तर प्रदेश के मेरठ से ही मंगल पांडे की अगुवाई में शुरू की गई थी, जो आगे झांसी, कानपुर, इलाहाबाद और बरेली जैसे उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में फैल गई। आधुनिक भारत में उत्तर प्रदेश का महत्व बस यही नहीं थमा। आगे मोतीलाल नेहरू से लेकर जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मौलाना आजाद, गोविंद वल्लभ पंत और सरोजनी नायडू के अलावा चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे क्रांतिकारियों की भी उत्तर प्रदेश की धरती गवाह बनी। इन सब के अलावा भी स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश ने कई और तरीकों से भी सहयोग किया। 1922 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन भी पूरे संयुक्त प्रांत में यानी आज के उत्तर प्रदेश में फैल गया था। हालांकि गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण अस्थायी रूप से इस आंदोलन को रोकना पड़ा था। वो उत्तर प्रदेश ही था जिसकी जमीन पर आजादी की लड़ाई के लिए कई स्वतंत्रता सेनानियों ने काकोरी में अंग्रेजों का खजाना लूटा। वो उत्तर प्रदेश की ही जमीन थी जहां इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में देश को आजाद कराते कराते चंद्रशेखर आजाद जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। आजादी से लेकर उत्तर प्रदेश में अब तक कई बदलाव हुए हैं। एक जमाने में उत्तर प्रदेश का हिस्सा रहा उत्तराखंड साल 2000 में यूपी से अलग हो गया और एक नया राज्य बना। कई विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और नए जिलों का भी निर्माण किया गया। पिछले दिनों कई शहरों और नदियों के नाम में भी काफी परिवर्तन देखने को मिले हैं। इन सब के अलावा कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो हमेशा से ही उत्तर प्रदेश के मान को बढ़ाए हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के नाम दर्ज सरोजनी नायडू के रूप में देश की पहली महिला राज्यपाल का गौरव हो या फिर उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी सुचेता कृपलानी का इतिहास। इसके अलावा चाहे आगरा का ताजमहल हो या फिर प्रयाग में लगने वाला कुंभ मेला, शिव की काशी हो या चाहे भगवान राम की अयोध्या, इन सभी स्थलों ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश के मान को बढ़ाया है बल्कि पर्यटन के भी अपार अवसर पैदा किए हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में जिसका वर्चस्व होता है, प्रधानमंत्री उसी का बनता है। ऐसे में यह बात सच हो जाती है कि दिल्ली की सत्ता की डगर उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरती है। तो आइए समझते हैं कि आजादी के बाद कैसा रहा उत्तर प्रदेश का इतिहास। उन्नीस सौ सैंतालीस में संयुक्त प्रांत यानी आज का उत्तर प्रदेश आजादी के बाद भारतीय गणराज्य की एक प्रशासनिक इकाई बना। 2 साल बाद इसकी सीमा में टिहरी गढ़वाल और रामपुर के स्वायत्त राज्यों को शामिल किया गया। इसके अलावा 1950 में नए संविधान के लागू होने के साथ ही 12 जनवरी 1950 को इस संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया और यह भारतीय संघ का राज्य बना। आगे चलकर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। इसी कारण हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उस वक्त उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में ही शामिल था। उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन के 1 साल बाद ही 1957 में योजना आयोग के तत्कालीन उपाध्यक्ष टीटी रामकृष्णाचारी ने पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं से निजात पाने के लिए एक सुझाव दिया। 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 12 मई को कहा कि पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं से निपटने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की है। ऐसे में 1989 में एक अलग राज्य के गठन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल बनाया गया। काफी संघर्ष के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को यानी उत्तर प्रदेश गठन के 50 साल बाद यूपी का पहला विभाजन हुआ
और उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 5 सीटें भी उत्तराखंड में शामिल हुई और इस तरह उत्तर प्रदेश में 85 की जगह लोकसभा की 80 सीटें ही रह गई। राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। इस बात की बानगी इस बात से ही समझी जा सकती है कि अब तक के कुल 14 प्रधानमंत्रियों में से कुल 9 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की धरती से आए हैं। इनमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, जो उत्तर प्रदेश में भले ही न जन्मे हों, लेकिन गुजरात के ही साथ साथ उन्होंने वाराणसी को भी अपना संसदीय क्षेत्र बनाया है और यहीं से जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश के जिन शहरों और जिलों के नाम बदले गए, उनमें इलाहाबाद से प्रयागराज, फैजाबाद से अयोध्या और मुगलसराय से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे शहर और जिले शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों में शुमार घाघरा नदी को अब सरयू नदी के नाम से जाना जाएगा। तो ये था उत्तर प्रदेश से जुड़ा कुछ महत्वपूर्ण इतिहास। आइए अब उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ अन्य अहम तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश की मौजूदा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी है। उत्तर प्रदेश कुल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का 7.33% है। एक तरीके से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में चौथा स्थान रखता है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली शामिल है। इसमें सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से लगती हैं। इनमें पश्चिम में मध्य प्रदेश, पूरब में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और उत्तर में बिहार जैसे राज्य शामिल हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी जिला सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, जबकि क्षेत्रफल की ही दृष्टि से सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा सदस्यों के लिहाज से देश की सबसे बड़ी विधानसभा है। मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, जबकि इन 403 सीटों के अलावा एक अन्य सीट एंग्लो इंडियन के रूप में विधानसभा सदस्य को मनोनीत किया जाता है। मौजूदा वक्त में प्रयागराज 12 सीटों के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है, जबकि सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट जैसे जिले हैं, जहां पर सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में पूरे 100 सदस्य हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या भी 80 और राज्यसभा सीटों की संख्या भी 31 है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में आपको बताएं तो इनमें गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा जैसी नदियां शुमार हैं। नेपाल उत्तर प्रदेश से सटा एकमात्र सीमावर्ती देश है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, जिसे 1947 में राजकीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, जिसे 1989 में द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कई अन्य बोलियों की शुरुआत की भी जमीन रही है। ब्रज और अवधी के अलावा यहाँ 40 अन्य बोलियां उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। एक दौर था जब 1858 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा हुआ करती थी। इसके बाद 1858 से 1921 तक उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद रही और 1921 से लेकर अब तक लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बनी हुई है। हालांकि प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है और लखनऊ में उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित की गई है। कुछ और तथ्यों के बारे में बताएं तो उत्तर प्रदेश का राज्य चिन्ह अगस्त 1983 में स्वीकारा गया। राज्य चिन्ह में मौजूद एक वृत्त और 2 मछलियां अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। इसके अलावा तीर धनुष हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक और 3 रंग लाइनें गंगा यमुना के बहाव को दर्शाती हैं। बारहसिंघा को उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु माना गया है। इसके अलावा राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प पलाश, राजकीय नृत्य कथक और उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल के रूप में हॉकी को स्वीकारा गया है। उत्तर प्रदेश देश में कुछ मामलों में पहले स्थान पर है। इनमें गेहूं, गन्ना,
आलू, मसूर, हल्दी और मेंथा ऑयल के उत्पादन के मामले शामिल हैं। इसके अलावा कुल खाद्यान्न उत्पादन, कुल पशुधन, दुग्ध उत्पादन, आम उत्पादन और आंवला उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। उद्योग और परिवहन के मामले में कांच की बालू, डैशबोर्ड और रेल मार्ग की लंबाई और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई के मामले में भी उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। साथ ही जनसंख्या, बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस के मामले में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर काबिज है। यहाँ के मौसम की बात करें तो मार्च से जून महीने के बीच ग्रीष्म ऋतु, मध्य जून से सितंबर के दौरान वर्षा ऋतु और अक्टूबर से फरवरी के दौरान शीत ऋतु होती है। देखा जाए तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां सबसे अधिक बारिश होती है, जबकि उत्तर प्रदेश के मथुरा में बारिश सबसे कम होती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों की बात करें तो इनमें बिरहा, चैती, कजरी, रसिया, फाग, आल्हा और भर्तृहरि जैसे लोकगीत शामिल हैं। इसके अलावा प्रमुख लोक नृत्यों में कटघोड़ा, चरकुला, कर्मा, पांडव, पायडंडा, धोबिया और राइथारू जैसे लोक नृत्य शुमार हैं। उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प भी देश और दुनिया में प्रमुख स्थान रखते हैं। इनमें चिकनकारी, जरदोजी, मिट्टी के बर्तन और धातुओं के उत्पाद बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। इसके अलावा हाथ से बुनी गई कालीन उत्तर प्रदेश की एक और सांस्कृतिक और कलात्मक पहचान है। देश के कुल कालीन उत्पादन में 90% हिस्सा यूपी के कालीन उद्योग का है। उत्तर प्रदेश देश में पीतल और तांबा के सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। मुरादाबाद पीतल के कलात्मक काम के लिए खासा मशहूर है। साथ ही यूपी के खुर्जा, चुनार और रामपुर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए भी जाने जाते हैं। गोरखपुर में कुछ गांव ऐसे हैं जहां मिट्टी से जानवरों की आकृति गढ़ी जाती है और इससे टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। लखनऊ चिकनकारी के अलावा अपने आभूषणों और मीनाकारी के काम के लिए भी मशहूर है। हमारी कोशिश है कि हम यूपी स्पेशल की अपने सीरीज में उत्तर प्रदेश से जुड़ी उन तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक सरल और सहज रूप से पहुंचा पाएं, जो न सिर्फ आपकी परीक्षा बल्कि हर उस शख्स के लिए जरूरी है जो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखता है। आगे हम इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति, यहाँ के मेले और साहित्य के अलावा पर्यटन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों से आपका परिचय कराएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी ये होगा कि आप हमें यह ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, ताकि हम आगे इसे और रोचक तरीके से आप तक पहुँचा पाएं।